सबसे पहले मेरे भाई लोग आप इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए देख ले होंगे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो भी देखे ना आप, ये अभी जो हाल फिलहाल में एएलपी का एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसके साइंस का क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन धातु एवं अधातु का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको, जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन होगा, एएलपी होगा, सेम मिलेगा। और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे भाइयों को परेशानी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को पूरे तरीके से कवर करेंगे। यानी कि आज हम लोग धातु एवं अधातु का पार्ट 4 वीडियो को देखने वाले। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है, पार्ट 3 आ चुका है। ये सब जाके आपको बढ़िया से देख लेना है और पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेना है। क्योंकि आप पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और आज की इस वीडियो में हम पूरे तरीके से देखेंगे कि खनिज क्या होता है, धातु क्या होती है, अयस्क क्या होता है, कैसे अयस्क का हम लोग निर्धारण करते कि अयस्क है। ठीक है, कैसे धातुओं से अयस्क, कैसे अयस्क से धातु को निकालते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यानी कि पूरे के पूरे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद आपका धातु में धातु पूरे तरीके से क्या होगा मेरे भाई, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए भाई इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि खनिज, क्योंकि आपका टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों खनिज क्या होता है। खनिज को हम लोग सिंपल भाषा में मिनरल्स कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में खनिज किसे कहते हैं? खनिज दोस्तों वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है। और पृथ्वी तल के नीचे क्या क्या मिलता है? तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन नीचे पाया जाता है, एल्युमिनियम मिलता है, फेरस मिलता है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या मेरे भाई, ये सब धरती के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज हो गया। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो खनिज हमारे लिए वह है जो प्राकृतिक तो है, साथ साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। जैसे कि सोना देखिए, सोना का डिमांड कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना तेजी से इसका रेट बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा कीमती है। चांदी देखिए, यूरेनियम देखिए, है ना, विश्व का सबसे महंगा तो कह सकते हैं यूरेनियम को। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपका खनिज है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा बात है। तो ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट क्या होगा, ये आपका खनिज का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब देखते हैं मेरे भाई, जानते हैं खनिज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि खनिज से ही धातु प्राप्त करेंगे। जो देखते हैं ना, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, जी हाँ दोस्त, ये सब को किससे प्राप्त करते हैं? खनिज से प्राप्त करते हैं। कैसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि खनिज से मेरे भाई, खनिज से क्या मिलेगा हमें? खनिज से मुझे मिलेगा अयस्क। क्या मिलेगा? अयस्क मिलेगा। अब ये अयस्क क्या होता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं अभी क्लियर करता हूं। ठीक है, तो खनिज से मिलेगा हमें अयस्क, और अयस्क से क्या मिलेगा मेरे भाई? धातु मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया? खनिज से मिलेगा अयस्क, अयस्क से मिलेगा धातु। ठीक है, अयस्क को हम लोग इंग्लिश में ओर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ओर कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे अयस्क क्या होता है। चलिए यहां देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अयस्क का एक सिंपल मीनिंग समझते हैं कि आखिर अयस्क क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि अयस्क क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। देखिए मेरे भाई, सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ठीक है, तो आप बस इतना समझिए। आप एक स्टूडेंट हैं, जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, आप तो स्टूडेंट हैं, आप एक बेरोजगार हैं, और बेरोजगार से रोजगार पाने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप जब आते होंगे यूट्यूब पर कोई चीज सर्च करते होंगे, ठीक है, लिखते होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी साइंस क्लास, ठीक है, आता होगा। जब सर्च करते होंगे तो आपके सामने बहुत सारा वीडियो आता होगा। उसमें से एक वीडियो पकड़ते होंगे जो कितना अच्छा थंबनेल लगाया है, कितना अच्छा टाइटल लिखा होगा, और कितना अच्छा मतलब कि बोला होगा, है ना। एक वीडियो उठाते होंगे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक के वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाए। उठाते कि नहीं उठाते? एक मास्टर होगा जो 10 वीडियो पढ़े होगा, एक मास्टर होगा जो केवल एक के वीडियो में पूरा कंसेप्ट बता दिया होगा। तो आप किसका वीडियो पकड़ेंगे? जिसका एक वीडियो है। ठीक है, भले वो कैसा बात है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको भाई एक वीडियो चाहिए, एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोचते ना, आप सोचते होइएगा। तो सेम कंडीशन यहां भी लागू होता है। अयस्क मेरे भाई वह है जिससे धातु को निकालते हैं। ठीक है, वो भी किस में? कम खर्चा में, आसानी से और सस्ता हो। जैसे आप सोचते हैं कि एक वीडियो में पूरा हम साइंस से खत्म कर ले। ठीक है, सेम यू अयस्क है, आप ही का दोस्त है, समझ जाइए। ठीक है, तो अयस्क भी वही है मेरे भाई, जो सस्ता हो, जो कम खर्चा में आसानी से मिल जाए, वो क्या अयस्क है। अब ऐसा नहीं हो कि हमें एल्युमिनियम निकालना है और पता चला कि एल्युमिनियम भाई निकाल रहे तो हमें बहुत ज्यादा महंगे पड़ गया, ये भी नहीं देखना। ठीक है, तो गौर करिए। तो क्या बोल रहा है अयस्क का, कि जिससे धातु हम लोग आसानी से एवं कम खर्चा में क्या करते हैं मेरे भाई? प्राप्त करते हैं। यानी कि अयस्क से ही धातु प्राप्त करते हैं कम खर्चा में, आसानी से। जैसे कि सपोज करिए अभी तुरंत जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला था। आप समझ सकते हैं कि लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के टाइम में जितना मोबाइल बन रहा है ना मेरे भाई, उस सब में लिथियम आयन का बैटरी लगा रहता है।
तो लिथियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर रिसर्च चलेगा, साइंटिस्ट लोग जाएंगे, खनिज उद्योग वाला जाएगा, जांच करेगा कि लिथियम को निकालेंगे तो कितना कॉस्टली पड़ेगा, जरूरत से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उसको छोड़ देगा, वही नहीं निकालेगा। हमें आसानी से प्राप्त हो जाए और सस्ता होना चाहिए, तब ना देश को बेनिफिट होगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब मेरे भाई यहाँ समझिए कि आप जान गए कि अयस्क से क्या निकालते हैं मेरे भाई, धातु निकालते हैं, यानी कि अयस्क से निकालते हैं धातु। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, हम लोग धातु से अयस्क नहीं निकालते हैं, धातु से अयस्क कभी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि धातु अयस्क का हिस्सा है। ठीक है, और अयस्क से क्या निकालते हैं, धातु निकालते हैं। आप सिंपल मीनिंग यहाँ समझिए। ठीक है, ये आपका अयस्क, ये क्या आपका अयस्क हो गया, और ये रेड पार्ट वाला क्या हो गया, धातु हो गया। रेड पार्ट वाला क्या, धातु हो गया। तो मैंने क्या बताया अभी कि अयस्क से क्या निकालते हैं, धातु। देखिए, तो अयस्क के अंदर धातु है कि नहीं है, अयस्क के अंदर धातु है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सभी धातुएं अयस्क है। पढ़े होंगे वेन डायग्राम में आप सभी लोग, रीजनिंग है। ठीक है, सभी धातुएं अयस्क है, अरे है ना, क्योंकि धातु अयस्क के अंदर आ रहा है। लेकिन सभी अयस्क धातु नहीं है ना। सभी अयस्क क्या मेरे भाई, धातु नहीं है। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए मेरे भाई, क्योंकि पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के। सभी अयस्क धातु नहीं है, लेकिन सभी धातु अयस्क होती है। ठीक है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, इसी कारण से हमने लिखा है कि सभी अयस्क धातु है, सभी अयस्क धातु है, सभी अयस्क धातु है नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान समझिए। ठीक है, क्या मैंने बताया कि सभी अयस्क धातु नहीं है, सभी अयस्क धातु नहीं है। ठीक है, और सभी धातुएं अयस्क होती है, सभी धातुएं अयस्क होती है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अब समझते हैं कि आखिर अयस्क का निर्धारण कैसे करते हैं। कैसे कोई जानेगा कि अयस्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी खनिज जो होता है ना, पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है। अब पृथ्वी तल का जो सब्सटेंस होता है, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उससे लावा निकलता है, लावा निकलेगा, वो लगातार निकलते जाएगा तो चट्टान बनेगा। और चट्टान में क्या होता है, खनिज होता है। तो चट्टान का एक खनन करके हम लोग क्या निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, सब को निकला जाता है। जैसे कि देखिए छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में खनिजों का एकदम भंडार है, भात का रूढ़ कहा जाता है खनिज का, है कि नहीं है। तो सेम केस है, यानी कि चट्टान से क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। और चट्टान कहाँ से आता है, धरती के नीचे से आता है। अब गौर करिएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा एक चट्टान है। ठीक है, और इस चट्टान पे पता चला कि लोहा का असीम भंडार है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग गए यहाँ पे, इस चट्टान को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। एक बैग चट्टान है ना उठेगा, चट्टान खनन करते हैं, चट्टान को तोड़ते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में पूरा खनिज होता है, तो यहाँ पे चट्टान को तोड़ तोड़ के लोग ट्रक पर लाता है, और ट्रक पर लाद के जाता है, वो अपना लेबोरेटरी में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे इसका काम किया जाता है। तो सपोज करिए हमारा चट्टान है, चट्टान को तोड़ा गया, और तोड़ के मैंने 4 टुकड़ा लिया। कितना टुकड़ा बनाया, 4 टुकड़ा बनाया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 4 टुकड़ा बनाया। तो गौर करिएगा यहाँ पे देखिएगा, पहला टुकड़ा में 80% लोहा। कितना है, 80% लोहा पहला टुकड़ा में। ठीक है, और इसके बाद आपका है दूसरा टुकड़ा, ये हमारा है दूसरा टुकड़ा में 70% लोहा, तीसरा टुकड़ा में मात्र 30% लोहा है, और चौथा टुकड़ा में मात्र 20% लोहा है। तो बताइए किसको हम लोहा निकालने के लिए उपयोग करेंगे, जो कि सस्ता हो, आसानी से हो, कम खर्चा में मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। आप सोचते हैं ना कि एक वीडियो में पढ़ ले और पूरा रिजल्ट गिर जाए, पूरा साइंस का क्वेश्चन टकरा जाए, पूरा कंसेप्ट मिल जाए। सेम चीज यहाँ अप्लाई हो रहा। तो गौर करिए यहाँ पे, जैसे कि पहला टुकड़ा में 80% लोहा है, दूसरा टुकड़ा में 70% लोहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, और इसमें क्या 20% लोहा है जिसको छोड़ देंगे, इसमें क्या 30% लोहा है जिसको छोड़ देंगे। ये भी अयस्क है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा, अब परिणाम कम मिलेगा। जैसे कि आपने 20 गो वीडियो देखा, फिर भी जाकर क्वेश्चन 5 गो बन रहा है, और आपने एक के वीडियो देखा और जाके 8 क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है ना, तो फायदा आपको यहाँ से ना हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ, तो इस दोनों को मैं उठाऊंगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये मेरे लिए मुख्य अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अयस्क हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे हेमेटाइट, एक को बोलेंगे मैग्नेटाइट। आप जानते हैं ना लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। क्यों, क्योंकि लोहा ज्यादा मिलता है, और लिमोनाइट सीडेट में क्या होता है, लोहा का अंश कम मिलता है। तो हम लोग ज्यादा यूज किसका करते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का नाम तो सुने होंगे आप सभी लोग। चलिए ये बात समझ में आ गया, अयस्क का निर्धारण कैसे करते हैं। अब समझिए मेरे भाई, अब एक चीज आपको और बताया गया एनसीईआरटी में कि जानते हैं समुद्र का जल तक खड़ा होता है पूरे तरीके से। विश्व में सबसे ज्यादा समुद्र है ना, 71% भाग पर क्या, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, केवल और केवल पानी बसा हुआ है। और पूरे विश्व में पानी का 96.5% क्या मेरे भाई, केवल खारा जल है। क्या है, 96.5% क्या मेरे भाई, केवल खारा जल। अब बात समझिए, तो समुद्री जल देखते हैं ना, समुद्री जल में क्या मिलता है मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जिसे साधारण भाषा में नमक कहते हैं, है ना, नमक कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो ये मेरे भाई समुद्र में घुला हुआ रहता है, और घुले हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय। जिसमें घुला हुआ है वो क्या, विलेय है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं ना चीनी और पानी, तो पानी क्या विलायक है, और चीनी क्या विलायक, चीनी क्या है मेरे भाई, विलेय है। जिस विलायक में जो पदार्थ घुला रहता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, विलेय है।
साथ साथ इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहता है, यानी कि समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड भी होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये दोनों एक ऐसा लवण है जो समुद्र में मिलता है। ये क्या है मेरे भाई, विलेय के रूप में रहता है। अब आप सोडियम क्लोराइड जानते हैं, लेकिन यदि पूछ देगा मैग्नीशियम क्लोराइड तो क्या करिएगा? इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड को मेरे भाई दिमाग में एकदम डाल लेना है, छोड़ना नहीं है। एग्जाम में मेरे भाई फोड़ना है तो बस पढ़ना पड़ेगा, एकदम ठान लीजिए, क्योंकि अभी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, अच्छा सा टाइम मिलेगा। लगातार एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जाम है, टेक्नीशियन के एग्जाम है, एएलपी के एग्जाम है। मेरे भाई बढ़िया से पढ़ेगा ना तो किसी में आपका एक सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए मेरे भाई रगड़ के पढ़ना है। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि धातुओं के प्रमुख है, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण धातु है जो एनसीईआरटी बताता है या जो एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उस सभी के अयस्क को देखते हैं। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हैं। बचेगा तो बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। कौन ठीक इससे क्वेश्चन आप ही की शिफ्ट में आ जाए, ऐसा मान के चलिए। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या मेरे भाई, लोहा, ठीक है। लोहा को जानते होइएगा, और लोहा का मोटा मोटी सबको याद आता है। तो इसका देखिए दो को इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में डालना है, एक है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। इसको ध्यान देना है। और मैग्नेटाइट से क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। जो बनता है ना प्राकृतिक चुंबक, जो होता है आपको फिजिक्स में पढ़ना है, तो प्राकृतिक चुंबक इसी का बनता है, मैग्नेटाइट का बनता है। देख रहे हैं ना, मैग्ने लगा, मैग्नेटाइट यानी कि प्राकृतिक चुंबक इसी से बनता है। आगे देखते हैं, अगला है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का नाम सुनते होंगे। एल्युमिनियम क्या होता है, ये आपका एल्युमिनियम का साइन होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 13 होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम का आपको 3 एस याद रखना है। पहला होता है बॉक्साइट, सबसे प्रमुख है इसके, जो कितना बार एग्जाम पूछा गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई Al2O3 × X2O, ठीक है। कहीं कहीं क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पे 2 लगा देता है, तो गौर करिएगा, बस सेम ही है। Al2O3 × 2H2, ये आपका हो गया बॉक्साइट का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको दिमाग में डालना है। फिर कोरंडम, ठीक है। बॉक्साइट से क्या बनता है मेरे भाई, कोरंडम बनता है। तो ये आपका कोरंडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला आपका क्रायोलाइट, ठीक है। ये क्रायोलाइट है जो कि एक्स्ट्रा है, ये भी आपको दिमाग में डालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6 होता है। क्या होता है, Na3AlF6 होता है। इसको भी दिमाग में डालना। आगे देखते हैं, अगला आपका है तांबा। तांबा का साइन क्या होता है, Cu होता है, कॉपर, ठीक है। ये आपका कॉपर हो गया। तो कॉपर का आपका 2 ध्यान देना, ठीक है। एक होता है कॉपर पाइराइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है, ये हो गया कॉपर पाइराइट। और दूसरा आपका होता है क्यूपराइट, क्या होता है फॉर्मूला, Cu2 होता है। ये दोनों से क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। इसको ध्यान देना है। और देखिए दोनों कॉपर का है ना, तो देखिए क लगा हुआ है ना, कॉपर पाइराइट और क्यूपराइट, तो याद रखिएगा। लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे आपका यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम मेरे भाई कहते हैं ना कि पूरे पृथ्वी पर सबसे कीमती तत्व है ना मेरे भाई, यूरेनियम है। और सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ होता है, कजाकिस्तान में होता है, ठीक है। कजाकिस्तान में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा होता है झारखंड के जादूगोड़ा में, ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले जानिए कि यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम दोस्तों समझिए, ईंधन का प्रमुख स्रोत है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब देखिए यूरेनियम का सबसे प्रमुख है इसका पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, U3O8 होता है ना। पिंच ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, U3O8 होता है। और जिसके पास यूरेनियम है उतना ज्यादा पावरफुल थे, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पिंच ब्लेड, याद रखिएगा। चलिए याद रखते हैं। अब है आपका पारा। पारा है ना, पारा, ये देखिए पारा है। वो पारा मत समझिएगा जो दिन भर सुता रहता है, ठीक है, वो मत समझिएगा। ये पारा है, ठीक है, सिनेबार, मरकरी कहते हैं। तो ये हो गया पारा, जिसका संकेत Hg होता है। इसका सबसे प्रमुख अयस्क है जिसका नाम होता है सिनेबार, यानी कि सिनेबार से क्या निकालते हैं लोग, पारा निकालते हैं, सिनेबार। इसको सिंपल टर्म में सिंदूर भी कहीं कहा जाता है। तो ये सिनेबार हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Hgs होगा। क्या होगा मेरे भाई, Hgs होगा। दूसरा आपका सीसा। सीसा का संकेत Pb होता है, जिसे लेड कहते हैं ना, पलम्बम होता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है, पलम्बम होता है। तो ये सीसा हो गया। इसका सबसे प्रमुख है मेरे भाई गैलेना होता है, याद रखना। गैलेना पूछा गया कितना, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, शुरुआत में देखिएगा। ये गैलेना हो गया। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, Pbs होता है। क्या होता है, Pbs होता है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगला आपका जिंक, ठीक है। जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है ना, जिंक हो गया। तो इसका 2 गैस आपको दिमाग में रखना। एक होता है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का क्या होता है फॉर्मूला, Zns। क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है, Zns होता है। और दूसरा आपका है केलेमाइन। केलेमाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3, यानी कि जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3 होता है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं आगे। अगला आपका है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का एक गो है जो एनसीईआरटी में नहीं बताया, लेकिन आपको दिमाग में डालना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन ठीक पूछ दे, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, देखिए आपका एग्जाम 99 शिफ्ट में होगा, ठीक है। और यदि केवल आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला होता है।
नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा, यानी कि एनसीईआरटी थोड़ा एबव चलना पड़ेगा। एनसीईआरटी बताएगा 10 तो आपको 12 पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा आपको डीप चाहिए, क्योंकि आपको सबसे अलग निकलना है ना, क्योंकि एग्जाम 99 शिफ्ट में होगा, आपका किस शिफ्ट में देगा पता नहीं है, क्वेश्चन भाई दे देगा, तो आपको तो भाई थोड़ा अच्छा से काम करना पड़ेगा, स्पेशली फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा फंसाएगा मेरे भाई, ठीक है। और केमिस्ट्री में रिएक्शन फंसाएगा, कंसेप्ट केमिस्ट्री में कंसेप्ट फंसाएगा, ठीक है। बताया था ना मैंने, वैद्युत सहसंयोजक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, वहां से क्वेश्चन फंसाएगा आपको, इसलिए जाकर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो गया मैग्नीशियम। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, डोलोमाइट होता है। क्या होता है, डोलोमाइट। फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और एक होता है चांदी। चांदी का बस एक को ध्यान देना है, चांदी का एस होता है अर्जेंटाइड होता है, अर्जेंटाइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag2s। क्या होता है, Ag2s होता है। चलिए मेरे भाई इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, जानते हैं ये तो समझ गए कि धातु को उसका अयस्क से प्राप्त करेंगे, और जानते हैं अयस्क जो होता है ना 3 पार्ट में पाया जाता है, 3 पार्ट में, ठीक है। एक होगा जो सल्फाइड के तौर पर होगा, एक होगा जो ऑक्साइड के तौर पर होगा, और एक होगा जो कार्बोनेट के तौर पर होगा। यानी कि समझ गए आप कि आपका जो अयस्क है यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हो गया सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड मतलब क्या, सल्फर लग गया, जिसमें एस लग गया वो सल्फाइड अयस्क है। दूसरा आपका ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन लग गया वो आपका ऑक्साइड अयस्क हो गया। और तीसरा आपका होता है कार्बोनेट अयस्क, जिसमें कार्बोनेट यानी कि CO3 लग गया, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए मैं इसी पे बताता हूं। देखिए क्या यहाँ पे एस लगा है मेरे भाई, बताइए एस लगा है कि नहीं लगा, तो ये आपका सल्फाइड अयस्क हो गया। क्या यहाँ पे एस लगा है, बिल्कुल लगा है, गैलेना में एस लगा है ना, तो ये भी क्या हो गया आपका सल्फाइड अयस्क हो गया। क्या यहाँ पे एस लगा हुआ है, बोलिए एस लगा है ना, तो ये भी क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क हो गया। बताइए, इससे पहले आप याद करते होंगे, अब मैं आपको ऐसा तरीका बता दें कि आप तुरंत पकड़ सकते हैं। जिसमें एस लग गया वो सल्फाइड अयस्क है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट करके आगे चल जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो समझ में आएगा सल्फाइड अयस्क। अब देखते हैं ऑक्साइड अयस्क क्या होता है। तो मैंने बताया ना ऑक्सीजन लगा रहेगा, गौर करिए कहाँ ऑक्सीजन लगा, देखिए क्या इसमें ऑक्सीजन लगा है, बताइए ऑक्सीजन लगा कि नहीं लगा, तो ये आपका ऑक्साइड अयस्क है। क्या इसमें ऑक्सीजन लगा है, तो ये आपका ऑक्साइड अयस्क है। क्या इसमें ऑक्सीजन लगा है, तो ये आपका ऑक्साइड अयस्क हो गया। क्या इसमें ऑक्सीजन लगा है, बोलिए ऑक्सीजन है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो ये भी क्या आपका ऑक्साइड अयस्क हो गया। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, तो बोलेगा बिल्कुल लगा है, तो ये भी क्या हो गया आपका ऑक्साइड अयस्क हो गया। चलिए बात समझ में इतना आ गया होगा। अब आपको मैंने बताया कार्बोनेट अयस्क है ना, कार्बोनेट अयस्क में क्या लगा था, क्या लगा रहता है, CO3। तो देखते हैं CO3 किस में लगा, देखिए तो क्या CO3 यहाँ लगा है, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल लगा है CO3, तो ये आपका कैसा अयस्क हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। क्या यहाँ पे CO3 लगा है, तो बोलेगा बिल्कुल लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। अब बताइए कहाँ लगा होगा, चलिए इतना इसमें एग्जाम्पल था, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, कार्बोनेट अयस्क हो गया। चलिए बात समझ में आ गया होगा ना, देखा मैंने आपको बता दिया ना, सल्फाइड अयस्क कैसे पकड़ेंगे, कार्बोनेट अयस्क कैसे पकड़ेंगे, और ऑक्साइड अयस्क कैसे पकड़ेंगे। चलिए बात ना समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। अब देखते हैं मेरे भाई अगला टॉपिक, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर समझिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूं, एकदम शांति से समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब आपको धातु महाधातु बताया था उसी टाइम में, ठीक है। यदि नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, यही बोलते हैं ना कि देखना जरूरी है मेरे भाई, भले आप कहीं भी कर रहे हो क्लास, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना मेरे भाई, एक बार उसको जरूर एक नजर मार लीजिएगा, क्योंकि कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उसको फील करके यहाँ पे आया हुआ हूँ, ठीक है। टेक्नीशियन के एग्जाम में निकाला हूँ, एलपी के एग्जाम निकाला हूँ, तब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जो बता रहे ना एक उसको जरूर एक नजर में जरूर मान लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है, मैंने बताया था ना शुरुआत में। चलिए यहाँ देखिए, ये भी आपको छोड़ दीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया था ये पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ये क्रियाशीलता का क्रम है, और मैंने इसको याद भी करवाया था। कैसे याद कराया था, कैटरीना, कैसे कैटरीना, NSA ने कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मैंने बताया था आपको, चलिए याद आ गया होगा, नहीं तो जाकर देख लीजिएगा, शायद पार्ट 2 में बताया गया होगा, ठीक है, पार्ट 2 या पार्ट 3 में होगा। चलिए तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी क्या बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है। क्रियाशील तत्व क्या है कि यह मुक्त अवस्था में नहीं पड़ जाता, मुक्त अवस्था में आएगा ना तुरंत इसमें आग लग जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने उसको बहुत अच्छा समझाया था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब दोस्तों बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ये इसलिए ये सभी मुक्त अवस्था में नहीं रहता। यदि जैसे मुक्त अवस्था में रहेगा ना मेरे भाई, उसमें आग लग जाएगा। इसलिए इससे हम लोग धातु को कैसे निकालते हैं, विद्युत अपघट्ट विधि से। कैसे निकालते हैं, विद्युत अपघट्ट विधि से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में निकालेंगे, आगे बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट में निकालेंगे ना, तो एक चल जाएगा कैथोड पर, एक चल जाएगा एनोड पर, तो हमें क्या होगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि की जो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सभी तत्वों से
इन सभी से धातु कैसे प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघट्य विधि। बस इतना याद रखना, ठीक है। ऑप्शन में पूछ देगा, फंस जाइएगा, इसलिए याद रखिएगा। ज्यादा क्रियाशील तत्व कहां तक ले? एल्युमिनियम तक ले, बस, ठीक है। पोटेशियम से एल्युमिनियम तक ले, इतना ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए मेरे भाई, अब आपका है जिंक है, लोहा है, लेड है और कॉपर है। ये चारों वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यानी कि पूरे धातु में होता है ना, अयस्क से धातु निकालते हैं या उसके शोधन करते हैं, ये चार को पूरा कचरा करता है। कौन? जस्ता, लोहा, कॉपर और बोले तो आपका लेड। लेड का तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीन को लफड़ा करेगा और इसी तीनों का बहुत ज्यादा अयस्क होता है। तो गौर करिए, ये चारों है ना भाई, ये चारों को हम लोग कैसे निकालते हैं? कार्बन के उपयोग से अपचयन करते हैं। याद रखिएगा, कार्बन के उपयोग से अपचयन करते हैं, ऑक्सीजन को भगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑक्सीजन को भगा देंगे, कार्बन के उपयोग से क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। किसका किसका है? तो आपका जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया। नहीं तो स्टार बना के कहीं अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, ये चांदी और सोना क्या है? प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है ना, जो ज्यादा एक्टिव ही नहीं है, वो क्या करेगा? अब जो लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, भले का कोई एग्जाम से मतलब है नहीं, सुतल है चुपचाप, दिन भर रील्स चला रहा है, दिन भर क्रिकेट देख रहा है, दिन भर बतिया रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो क्या वो प्राकृतिक अवस्था मुक्त पाया जा रहा है? उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन कीमती है मेरे भाई, समझ गया ना। उसका कीमत नहीं है, लेकिन इसका बहुत कीमत है ना। तो ये हो गया चांदी और ये हो गया सोना। बात तो समझ में आ गया होगा, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। चलिए यहाँ चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने बताया, एक आपके इंसेटिव पॉइंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये सब याद रखना, सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम, ये सभी क्या होते हैं मेरे भाई? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र मतलब दिख रहा है ना, कर्नाटक के कोलार में सोना मिलता है, इंगती खान है, चट्टान के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सभी ऐसे तत्व हैं, ये सभी ऐसे धातु हैं जो स्वतंत्र अवस्था पर आता है, इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से। लेकिन मेरे भाई निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत उसको मेहनत करना पड़ता तब निकलता। आगे देखिए, अब जानते हैं मेरे भाई, मैंने बताया था ना आपको कि अयस्क 3 टर्म मिलेगा। पहला होगा ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क और होगा क्या होगा, एक और आपका होगा कार्बोनेट अयस्क। मैंने बताया ना भैया आपको, तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कॉपर और चांदी, यानी कि तांबा और चांदी, ठीक है। तांबा और चांदी का जो अयस्क होता है ना, यह सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क दोनों के संयोजित फॉर्म में होता है। यानी कि सल्फाइड अयस्क भी हो सकता है और ऑक्साइड अयस्क भी हो सकता है। ये कहने का मतलब है क्या हो गया? तांबा और चांदी। मेरे भाई इसको बढ़िया से रिवीजन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, पूछ देगा कि बताइए क्या सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क के तौर पर होता है? क्या सल्फाइड क्या बोले तो चांदी ऑक्साइड अयस्क के तौर पर होता है? क्या चांदी सल्फाइड अयस्क के तौर पर होता है? पूछ सकता है, यस नो क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। मैं आपको खुद दिखाऊंगा तो समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे भाई, अब है आपका ये अयस्क। अब अयस्क क्या मेरे भाई समझते हैं। मैंने बताया था ना अयस्क क्या होता है, अयस्क से धातु निकालते हैं। तो गौर करिए, मैंने बताया था ना आपको कि 70%, मान लीजिए मैंने आपको चित्र बना के बताया था कि ये कोई अयस्क है, इस अयस्क में 70% लोहा है। कितना? 70% लोहा है, तो 30% कचरा है ना। अरे भाई एक लोहा का टुकड़ा है जिसको मैंने अयस्क के तौर पर ढाला है, इसमें 70% क्या है? लोहा, तो 30% कचरा ना बचा। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे भाई आप गोभी छीलते हैं तो गोभी का पूरा फल निकाल लेते हैं और उसका खोया फेंकते कि नहीं फेंकते हैं, उसका डंटी फेंकते कि नहीं फेंकते हैं, तो उसमें गोभी बहुत कम हुआ और 30% क्या हो गया? कचरा हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, तो ये क्या हो गया आपका कि मैंने बताया कि ये आपका 70% लोहा है, तो 30% क्या मेरे भाई बचा? 30% कचरा बचा, है ना। 30% कचरा बच गया। इस कचरा को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। यानी कि 70% लोहा है और जो शेष पार्ट बचेगा उसे गैंग बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अयस्कों में उपस्थित, ध्यान समझिएगा मेरे भाई, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। गैंग को हिंदी में अधात्री कहते हैं। कहीं कि आपको स्लैग मिल जाएगा, तो स्लैग आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पूछ दे तो बता दीजिएगा स्लैग भी अशुद्धि होता है। तो गैंग हो गया, अधात्री हो गया, ये दोनों पॉइंट को दिमाग में डालना है। ये मेरे एएलपी के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था जब मैंने CBT 1 दिया था, ठीक है मेरे भाई। समझ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत हल्का है ऐसे, इसको मैं देख के गति मार दिया था, ठीक है। ये हो गया गैंग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जानते हैं मेरे भाई अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग या अधात्री कहते हैं मेरे भाई, इसको याद रखिएगा। और हाँ मेरे भाई एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जिंक है, लोहा है, लेड है और कॉपर है। इसका अयस्क तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तीनों फॉर्म कौन कौन है? ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, ठीक है। तो देखिए लिखा गया ना, ऑक्साइड अयस्क भी होता है, सल्फाइड अयस्क भी होता है और कार्बोनेट अयस्क भी होता है। याद रखिएगा मेरे भाई कि तांबा और चांदी रहेगा तो ऑक्साइड और सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड। और जब भी आपको जिंक मिल जाए, लोहा मिल जाए, लेड मिल जाए या कॉपर मिल जाए,
तो कौन कौन होगा? तीनों होगा, कार्बोनेट भी होगा, सल्फाइड भी होगा और ऑक्साइड भी होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको आराम से क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट को, बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखिए क्या बोलता है, जैसे बोलता है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातु की ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप देखें ना, सक्रियता श्रेणी क्या होता है? क्रियाशीलता का समूह। जैसे कि सबसे नीचे क्या होता है? तांबा होता है, चांदी होता है, पारा होता है, सोना होता है, यही ना होता है नीचे। आपको याद हो ना, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन फेरारी, याद होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कहने का मतलब है सक्रियता श्रेणी में जो भी नीचे आता है ना धातु, उन सभी को क्या करते हैं, केवल उसके ऑक्साइड को पकड़ के गर्म कर देंगे। केवल ऑक्साइड को पकड़ेंगे, गर्म कर देंगे, ऑक्साइड को पकड़ेंगे, गर्म कर देंगे, बस काम आपका तमाम। इसी में धातु प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए एग्जांपल, इस रिएक्शन को याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं, कार्बोनेट नहीं, केवल ऑक्साइड। जैसे गौर कर एग्जाम्पल, जैसे सिनेबार है ना, सिनेबार HGS क्या निकालते हैं भाई? पारा निकालते हैं, है ना, सिनेबार से पारा निकालते हैं, सिंदूर भी कहते हैं, ठीक है। अब वो सिंदूर मत समझिएगा, सिंदूर, ठीक है, नेचुरल। चलिए यहाँ देखिए, जैसे ये आपका सिनेबार है, सिनेबार को पकड़े भाई, गर्म कर दिए। गर्म मतलब ऑक्सीजन, गर्म मतलब क्या? ऑक्सीजन। अरे जानते हैं ना, जलने वाला गैस हाइड्रोजन, जलाने वाला गैस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या करता है? जल का निर्माण करता है। तो ये क्या है? जलाने वाला गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पारा। जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो ताप देंगे ना, ताप दिए तो क्या बन गया मेरे भाई? आपका मर्क्यूरस ऑक्साइड, HgO बन गया। देखिए बन गया ना, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मर्क्यूरस ऑक्साइड बन गया। अब प्लस क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात, यहाँ सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करेगा तो SO2 बन जाएगा। जानते हैं ना, SO2 अम्ल वर्षा के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। SO2 और NO2 अम्ल वर्षा इसी का होता है, याद रखिएगा, SO2 और NO2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए जो 2H जो है ना, 2HgO है, यानी कि मर्क्यूरस ऑक्साइड है, इससे हमें मरकरी ना प्राप्त करना है। तो ये देखिए ऑक्साइड में आ गया, तो इसको मर्क्यूरस ऑक्साइड दे दिए, इसको अपचयन करेंगे। तो देखिए 2HgO है, जैसे इसको और ताप देंगे और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे, उड़ जाएगा ऑक्सीजन, क्या उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? Hg मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा? O मिल जाएगा, O2। बात समझ में आया? यानी कि मैंने क्या किया, मर्क्यूरस सल्फाइड को लिया, गर्म किया, गर्म करने से क्या बन गया? मर्क्यूरस ऑक्साइड बना। फिर मर्क्यूरस ऑक्साइड को और गर्म किए, और गर्म किए तो क्या बन गया? मरकरी बन गया। ये समझ में आ गया? ये दोनों रिएक्शन को आपको याद रखना है। देखिए जानते जितना मैं रिएक्शन बताऊंगा ना, सबको एक पन्ना में लिख लीजिएगा, ये पन्ना में। अब बस उसको डेली देखना है, डेली एग्जाम तक देखना है, जब तक आपका नौकरी नहीं हो जाता है भाई, तब तक देखना है, क्योंकि इससे मॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। कि बताइए यहाँ पे क्या होगा? 2 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 3 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट को मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ देखिए, सेम कंडीशन, सेम अगला देखते हैं, अगला इसी की तरह सेम। तांबा, तांबा भी तो है ना, क्रियाशीलता क्रम नीचे आता है। देखिए तांबा, तो ये हो गया Cu2S, है ना, Cu2S से तांबा निकालते हैं, ठीक है। यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड से क्या निकालना? तांबा। तांबा यानी कि कॉपर निकालना। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो यहाँ पे Cu2S हो गया, Cu2S को मैंने गर्म किया, ताप देंगे, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यू पे बोले तो Cu2 हो जाएगा, है ना, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, प्लस क्या होगा? SO2 बन जाएगा, बना ना। फिर देखिए Cu2 है, Cu2 है, फिर जो है प्राकृतिक में जो Cu2S पा जाता है ना, प्राकृतिक में Cu2S पा जाता है, ये दोनों मिलके क्या करेगा? हिट करेंगे और हिट करेंगे और ताप देंगे। जैसे ताप देंगे क्या मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले Cu2S पकड़ेंगे, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या बदल जाएगा? Cu2 मिल जाएगा, Cu2 आएगा, फिर प्राकृतिक में जो Cu2S होता है दोनों से मिल जाएगा, अपने ऑटोमेटिक कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद और हिट देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? कॉपर मिल जाएगा। आइए यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा? SO2 निकलेगा। जहां सल्फर मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। चलिए बात समझ में आ गया होगा। आपको इन रिएक्शन को दिमाग में डालना है, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मर्क्यूरस सल्फाइड से हम लोग मरकरी कैसे प्राप्त करते हैं? तो गर्म करके, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कॉपर गैस से कॉपर कैसे निकालते हैं? तो गर्म करके। कौन सा गैस मुक्त होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब गौर करिएगा। अब क्या है? सक्रियता श्रेणी में मध्य वाला धातु। अब बताया ना, सक्रियता श्रेणी में मध्य वाला धातु कितना इंपॉर्टेंट था, जिसमें जिंक आता था, लोहा आता था, लेड आता था, है ना, लेड और बोले तो कॉपर, आपके बोले तो कॉपर आता था, ठीक है। कॉपर का तो हमने देख लिया। चलिए यहाँ देखते हैं, अब गौर करिए। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस सभी धातु का एस्क 3 रूप में पाया जाता है। पहला होता है ऑक्साइड एस्क, दूसरा होता है कार्बोनेट एस्क और तीसरा होता है सल्फाइड एस्क, होता है ना। अब देखो मेरे भाई, पहले बात समझो, थोड़ा ध्यान समझना मैं जो बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि धातु को निकालते हैं अयस्क से, ठीक है, अयस्क से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? अयस्क से धातु को निकालने का अलग अलग प्रक्रिया होता है, अलग अलग इसका प्रक्रम होता है।
सबसे पहला है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। अब निष्कर्षण में सबसे पहले अशुद्धि को अलग करेंगे, जो गैंग होता है उसको अलग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा उसका क्या करेंगे, भर्जन तथा निस्तापन करेंगे। अब भर्जन निस्तापन क्या मैं अभी बताऊंगा। जैसे भर्जन निस्तापन करेंगे तो वो धातु जो है ना अयस्क ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे ऑक्साइड में बदल जाएगा ना भाई, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसका अपचयन करते हैं, और अपचयन करने के बाद मुझे शुद्ध धातु प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अशुद्धि रहता है, तो उसे क्या करते हैं, शोधन करते हैं, और शोधन के बाद क्या होता है, अयस्क प्राप्त होता है। चलिए समझ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो सिंपल टर्म में आपको समझाता हूँ कि अयस्क है, सबसे पहले इसका निष्कर्षण करते हैं, अशुद्धि को अलग कर दिए, गैंग को हटा दिए। इसके बाद इसका भर्जन स्थापन करते हैं। भर्जन स्थापन के बाद अयस्क का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अयस्क के ऑक्साइड से अयस्क शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, इसका हम लोग अपचयन करते हैं। अपचयन करेंगे ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, जैसे गायब होगा ऑक्सीजन तो मिल जाएगा धातु, और धातु मिल जाएगा तब उसका शोधन करते हैं, और शोधन करने के बाद क्या मिल जाता है, हमें शुद्ध रूप से धातु प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मेरे भाई ये आपका धातु हो गया। धातु को मैंने मान लीजिए कि इसमें अधातु को हटा दिया, गैंग को हटा दिया। जैसे गैंग को हटाएंगे तो इसका अयस्क मिलेगा, शुद्ध अयस्क मिलेगा, और यह अयस्क मिलेगा ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के तौर पर होगा। इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे भर्जन तथा निस्तापन करना होगा। तो यहां मैंने लिखा है भर्जन निस्तापन। अब समझिए इसको कैसे आपको दिमाग में डालना। देखिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, भर्जन और निस्तापन एक ऐसा तरीका है जिससे वह अयस्क ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमें अयस्क को किसमें बदलना, ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में क्यों ऑक्साइड में बदलेंगे, क्योंकि जैसे ऑक्साइड में बदलेंगे इसका अपचयन कर देंगे, ऑक्सीजन को उड़ा देंगे। जैसे ऑक्सीजन उड़ जाएगा मिल जाएगा धातु, है ना। तो भर्जन स्थापन एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग उस अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो गौर करना है, सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, और कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। दिमाग में डालना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये दोनों याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन और कार्बोनेट के लिए निस्तापन। अभी मैं सब का कान बताता, लेकिन कान बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या उसका भर्जन करते हैं, क्या निस्तापन करते हैं, सबका कान है। चलिए यहाँ देखिए, भर्जन में क्या होता है, अब जानते हैं ना कि सल्फाइड अयस्क को हम लोग ऑक्साइड में बदलेंगे, इसके लिए मुझे भर्जन अपनाना है। देखिए ध्यान से, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि सल्फाइड अयस्क लेंगे, जैसे कि सिनेबार था HgS, जैसे गलेना था PbS, है ना, जैसे जिंक ब्लेड था ZnS, है ना। तो ये सभी है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। वायु रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिमाग में डालना है कि वायु रहना ही चाहिए, वायु नहीं रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि सल्फाइड अयस्क का साधन भर्जन से करते हैं, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है ना। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल जाएगा ऑटोमेटिक। अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। फिर देखिए निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है मेरे भाई, निस्तापन में हम लोग कार्बोनेट अयस्क का काम करते हैं। निस्तापन में किसको, कार्बोनेट को। आप याद रख सकते हैं नी से निस्तापन और क से कार्बोनेट, ठीक है। तो निस्तापन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की मात्रा में, सीमित मतलब क्या, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि वायु को एक निश्चित मात्रा में देना, ज्यादा नहीं देना। या तो वायु को अनुपस्थिति रहेगा, यानी कि वायु देवे नहीं करेंगे, या देंगे भी तो सीमित मात्रा में देंगे। इसके बाद कस के गर्म करना, बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करेंगे। तो इसे बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करेंगे, ये किसमें बदल जाएगा मेरे भाई, ये बदल जाएगा आपका ऑक्साइड में। किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड में। याद रखिएगा, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड में भर्जन, क्या, भर्जन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये सब मैं आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ। अब बहुत कॉम्प्लेक्स दिया गया, आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, ठीक है। इससे तो मैंने बता दिया, वायु का सप्लाई देंगे, वायु का सप्लाई लिमिटेड देंगे, ये तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ समझिए, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं जिंक को जानते होइएगा, जिंक का 2 अयस्क होता है, एक होता है जिंक ब्लेड होता है, एक कैलेमाइन होता है। जिंक ब्लेड, ये आपका जिंक ब्लेड है, क्या ये सल्फाइड अयस्क है, तो बोलेगा बिल्कुल है ना, ZnS सल्फाइड अयस्क है। जैसे इसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में, तो ये देखिए ऑक्सीजन दिया ना, ऑक्सीजन मतलब क्या, वायु की उपस्थिति। जैसे ऑक्सीजन दिए, उसके बाद गर्म किए, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस क्या बन जाएगा, 2SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखिए बना कि नहीं बना, क्या यह ऑक्साइड ने बदला। जैसे सल्फाइड अयस्क के लिए गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या यह बना कि नहीं बना, ऑक्साइड अयस्क बन गया, ऑक्साइड अयस्क। अब देखिए ऑक्साइड अयस्क बन गया ना, इसको बाद में काम करेंगे। चलिए निस्तापन का देखते हैं, ये तो समझ में आ गया सल्फाइड अयस्क। निस्तापन देखते हैं, निस्तापन में क्या करेंगे भाई, इसमें उठाते हैं कार्बोनेट अयस्क, उठाते हैं ना कार्बोनेट अयस्क,
तो उठाया मैंने क्या, ZnCO3 उठाया, ZnCO3। जैसे ZnCO3 को उठाया, इसको मैंने क्या किया, वायु की लिमिटेड सप्लाई, यानी कि वायु की अनुपस्थिति भी हो सकता है या लिमिटेड सप्लाई, सीमित मात्रा में देंगे वायु और गर्म कर दिए, तो ये बन गया ZnO प्लस क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के नहीं बना। ये आपको एग्जांपल याद रखना मेरे भाई, पूछ देगा डायरेक्ट तो क्या करिएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल गया, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल गया, यानी कि भर्जन स्थापन का अंतिम परिणाम क्या होता है भाई, ऑक्साइड मिलता है। याद रखिएगा, ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया। इसके बाद कार्बन का अपचय का उपयोग करके हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब बताया ना आपको कि भर्जन स्थापन के बाद जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, इसको अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका अपचयन करेंगे। अपचयन करेंगे, अपचयन में हम लोग मुख्य रूप से कार्बन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, कार्बन का। देखिए हो गया ना, कार्बन का है कि नहीं है, कार्बन का, याद रखिएगा कार्बन का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड था, यहां मैंने कार्बन का उपयोग किया। जैसे कार्बन का उपयोग करेंगे, है ना, कार्बन का उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, गर्म कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जिंक मिलेगा प्लस क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, Zn+CO। यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे अपचयन हो गया। जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहां से जिंक को क्या क्या ऑक्सीजन छोड़ दिया। जैसे जिंक को ऑक्सीजन छोड़ा, यानी कि जिंक का हो गया अवकरण, हुआ ना। ये ऑक्सीजन छोटा जगह क्या किया, कार्बन के साथ संयोग कर लिया, है ना। ये ऑक्सीजन दल बदलू था, दल बदल गया। ठीक है, बिहार की सरकार नीतीश सरकार की तरह नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, दल बदलू के तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध है, दल बदल करने वाले नेता। चलिए कोई बात नहीं, सुशासन सरकार, नीतीश सरकार। देखे ना, बिहार के सीएम बन गए नीतीश कुमार, है ना, बिहार के सीएम बन गए। 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। चलिए यहाँ देखिए, तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या हो गया, कार्बन। तो यहाँ क्या मिल गया मेरे भाई, जिंक मिल गया, ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी कि जिंक का क्या हो गया मेरे भाई, अपचयन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आया कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, धातु को उनके यौगिकों से प्राप्त करना एक अपचयन प्रक्रम है। क्या है, अपचयन प्रक्रम है, यानी कि धातु को उनके यौगिक से प्राप्त करना, है ना। जिंक ऑक्साइड से मैंने जिंक प्राप्त नहीं किया, जिंक ऑक्साइड से मैंने जिंक को प्राप्त किया, यानी कि धातु से उनके यौगिक को प्राप्त करना एक अपचयन प्रक्रम है। याद रखिएगा, अपचयन का प्रक्रम है। ठीक है, इसमें हम लोग कार्बन का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, इसके साथ साथ सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम का भी उपयोग करते हैं। सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए याद रखते हैं। अब मेरे भाई, ये दो रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, पहला था मेरे भाई मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है, यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन होगा। मैंने आपको बताया था प्रतिविस्थापन अब क्रिया में क्या होता है, अपने से अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये एल्युमिनियम का अधिक सक्रिय धातु है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। बना कि नहीं बना, तो क्या यहाँ पे विस्थापन हुआ ऑक्सीजन का, हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया मेरा भाई, विस्थापन हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो पढ़े होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और क्या निकलता है, हीट निकलता है, और जो उष्मा निकलती है ना, बहुत भारी मात्रा में निकलती है उष्मा, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। समझ, अत्यंत उष्मा क्षेपीय क्रिया है यह। विस्थापन तो ही रहा है, लेकिन साथ साथ अत्यंत, मतलब समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा उष्मा क्षेपीय क्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए एक और देखते हैं, ये आपका थर्मिट रिएक्शन है। क्या आपका, थर्मिट रिएक्शन, याद रखिएगा, थर्मिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। अब गौर करिए क्या है, जैसे कि जानते हैं ना, लोहा का ऑक्साइड हेमेटाइट है, Fe2O3 है। जैसे मैंने इसको एल्युमिनियम के साथ कांटेक्ट कराएंगे, जैसे कांटेक्ट कराएंगे तो लोहा बनेगा, अब प्लस क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। यहाँ भी विस्थापन हो रहा है, अब भारी मात्रा में निकलता ऊर्जा, इतना ज्यादा ऊर्जा निकलता है इसका कोई जवाब नहीं, बहुत ज्यादा निकलता ऊर्जा, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहा एल्युमिनियम के साथ कांटेक्ट किया, बन जाएगा क्या, लोहा प्लस Al2O3 बनेगा। इतना ज्यादा ऊर्जा निकलती है ना भाई, इतना ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि यह इसका उपयोग हम लोग रेलगाड़ी के पटरी, देखे ना, रेलगाड़ी के पटरी में कभी कोई दरार पड़ जाती है, या रेलगाड़ी के पटरी को आपस में जोड़ने के लिए, या कोई भी दरार को जोड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। थर्मिट रिएक्शन आजकल के मॉडर्न टाइम में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, स्पेशली रेलगाड़ी की सेवा में, पटरियों को जोड़ने में स्पेशली तौर पर अभी भी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया थर्मिट रिएक्शन। तो ये मैंने लिखा है कि आयरन 3 ऑक्साइड, याद रखिएगा, आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि लोहा का वैलेंसी दो होता है, एक होता है +2, एक होता है +3। तो ये क्या, आयरन 3 ऑक्साइड प्लस हो गया एल्युमिनियम, दोनों रिएक्ट करेगा, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, रेलगाड़ी के पटरी को जोड़ने में तथा मशीन पुर्जों के दरार को भरने में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या कहता है। ठीक है, अभी लाइन कट चुका है, फिर भी आप लोगों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। देखिए क्या कहता है, देखिए सबसे पहले बोलता है कि हम लोग पूरा टॉपिक देख चुके हैं। अब क्या कहता है कि अधिक सक्रिय धातु का निष्कर्षण कैसे करता है, क्योंकि मध्यम वाला देख चुके हैं, सबसे जो कम सक्रिय होता है उसका भी देख चुके हैं। ये ना सबसे अधिक सक्रिय धातु, जैसे कि आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम आता है, मैग्नीशियम आता है, इन सब का निष्कर्षण कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डाल लेना था बढ़िया से। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले है कि सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आपका है धातु। ठीक है, इनका जो है ना, इनका हम लोग अलग कार्बन के अपचयन से नहीं करते, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अधिक सक्रिय धातु होता है इसका हम लोग कार्बन के अपचयन से धातु को प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे देखें ना आप लोग, जैसे कि ये जैसे कि लोहा हो गया था आपका, कॉपर हो गया था आपका, या बोले तो आपका जिंक हो गया था, इसको हम लोग कार्बन के अपचयन से प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे ही वायुमंडल कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, उसके संपर्क में आएगा तुरंत क्या लग जाएगा मेरे भाई, आग लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड या कोई भी हो, ठीक है, इसका कोई भी क्लोराइड यस्क होता है, कोई भी क्लोराइड हो, इसको हम लोग विद्युत अपघट्ट विधि से क्या करेंगे मेरे भाई, अलग करेंगे। विद्युत अपघट्ट विधि क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो करना है ना। जैसे इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे एक कैथोड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। कैथोड जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी प्रकार से ठीक है, देखेंगे बैटरी में दो पोल होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, सेम कंडीशन यहाँ लागू होता है। तो वही करा है कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, कोई भी उच्च सक्रिय धातु है उसके क्लोराइड का जो यौगिक होता है ना, क्लोराइड का जो यौगिक होता है उसमें क्या करेंगे हम लोग, विद्युत अपघट्ट करेंगे। जैसे गौर करिए, यहाँ पे था NaCl, साधारण नमक, सब कोई जानता है, सब कोई खाता होगा नमक, है ना। कहते हैं ना किसी की जिंदगी में बनना है तो नमक की तरह बनो, कि यदि वहां से चल जाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, पूरा जिंदगी सूना पड़ जाएगा। होता है कि नहीं होता? ठीक आपको उसी प्रकार से पढ़ाई करना है कि आप जब एग्जाम में जाए ना मेरे भाई, तो साइंस का सेक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस आपके लिए नमक की तरह, यदि साइंस का सेक्शन कमजोर पड़ा तो आप सेक्शन से पिछड़ जाएंगे, इसलिए साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, यानी कि करंट देंगे, तो क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-, टूट गया ना, Na+ और Cl-। अब गौर करिएगा, Na+ जो है ना, Na+ कहां जाएगा मेरे भाई, कैथोड की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, कैथोड की तरफ। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है, नेगेटिव की तरफ भागेगा, और ये जो Cl- है किसकी तरफ आएगा, एनोड की तरफ आएगा। तो ये मैंने बताया कि Na+ जो है ये गया कैथोड के पास में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई, सोडियम बन जाएगा। बन गया सोडियम, कहां जाता है, कैथोड के पास में। और ये जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ना है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, एनोड की तरफ आएगा। तो एनोड क्या हो गया, जैसे जो है Cl2Cl- है, ये जाएगा एनोड के पास में, और दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मेरे भाई, और क्या बना लेगा, क्लोरीन बना लेगा। ठीक है मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भागेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भागेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्योंकि जानते करते हैं अपोजिट पोल के बीच क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो सेम चीज अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध धातु हमेशा कहां मिलता है, कैथोड पर मिलता है। कहां मिलता है, कैथोड पर। याद रखिएगा, हमेशा शुद्ध धातु कहां मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गौर करिए, जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे कोरंडम कहते हैं, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन विधि से क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन अपचयन विधि से क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। इस पॉइंट को भी दिमाग में डाल लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, Al2O3। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं। अब क्या मेरे भाई, धातु का परिष्करण। देखिए अब हम लोग सब चीज देख चुके हैं कि मध्यम कैटेगरी के जो धातु होता है उसको कैसे निकालेंगे, या सबसे कम सक्रिय धातु होता है उसको कैसे निकालेंगे, या जो सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है उसको कैसे निकालेंगे, ये सब देख चुके हैं। अब क्या है, अब वो हम देखेंगे कि धातुओं का शोधन कैसे करते हैं, धातु का परिष्करण कैसे करते हैं। क्योंकि जानते हैं मेरे भाई, जो धातु में प्राप्त होता है ना, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, और उस अशुद्धि को दूर करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी लोग अभी पूरा पढ़ाई कर लिए, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सब चीज कर लिए होंगे, ठीक है, फिर भी यदि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो उसमें गलती आपका गिरता ही होगा, 10 गलती गिरता होगा, किसी का 20 गलती गिरता होगा, किसी का 15 गलती गिरता होगा। तो ये क्या आपका अशुद्धि है। जब तक ले आपके पास ये रहेगा तब तक ले आप एग्जाम में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस अशुद्धि को दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर करेंगे, प्रैक्टिस करके। कैसे दूर करेंगे, गलती को सुधार करके। तो सेम चीज यहाँ करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, धातु में बहुत ज्यादा अशुद्धि होता है, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग मेरे भाई, हम लोग परिष्करण करते हैं या उसका शोधन करते हैं। क्या करते हैं, शोधन या परिष्करण करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तकनीक क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। यानी कि यहां भी किसका उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण की सहायता से हम लोग धातु को क्या करते हैं, शोधन करते हैं। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, याद रखिएगा, विद्युत
अपघटनी परिष्करण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे गौर करिए, आपका था ना तांबा, आपका था ना जस्ता, ये टीन, ये निकेल, ये चांदी और ये सोना, है ना। ये सभी ऐसे धातुएं हैं जिनका हम लोग शोधन करते हैं विद्युत अपघटनी द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? विद्युत अपघटनी द्वारा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कौन कौन याद करना? तांबा, जस्ता, आपका टीन हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। सोना, चांदी, तांबा, टीन, जिंक, निकेल सब होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे भाई? अशुद्ध धातु जाएगा एनोड पर और शुद्ध धातु जाएगा कैथोड पर। ये तो भाई याद करना है। यहां भी था शुद्ध धातु कैथोड पर, यहां भी शुद्ध धातु कैथोड पर, ठीक है। और अशुद्ध धातु कहां जाएगा? एनोड पर जाकर जमा हो जाता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अशुद्ध धातु एनोड पर जाकर जमा हो जाएगा, जिसे एनोड पंख कहते हैं, याद रखिएगा। और शुद्ध धातु हमेशा कहां होगा मेरे भाई? कैथोड पर होगा, कैथोड पर होगा, इसलिए इसको एकदम दिमाग में डाल लेना, ठीक है मेरे भाई। चलते अगला टॉपिक क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपने किताब के सबसे लास्ट पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब देखना आपको संक्षारण क्या होता है। संक्षारण को मेरे भाई इंग्लिश में क्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं। ये आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि संक्षारण क्या होता है। देखो मेरे भाई, आप देखें ना, लोहा पर जंग लग जाता है, कभी कभी देखे हैं, लोहा पे जंग लग जाएगा। लोहा को ले आएंगे किन एकदम अच्छा रहता है, और थोड़ा दिन के लिए छोड़ देंगे तो लोहा पे क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। या देखते होगा कभी कभी सिल्वर काला पड़ जाता है ना। सोना में कभी फीका नहीं पड़ता, सोना का कलर हमेशा सेम रहता है, लेकिन चांदी मेरे भाई क्या होता है? काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या हो चुका है? संक्षारण लग चुका है। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं? धातु के परत को लगातार क्षय होना क्या है? संक्षारण है, ठीक है। धातु के परत को लगातार क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ये सपोज करिएगा पूरा हेल्दी है, बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन धीरे धीरे आप कमजोर पड़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ रहा है, तो आप बीमार हैं, ये ना कहने का मतलब है। तो सेम चीज यहां लागू होता है। धातु के परत की क्षय होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, कोई चीज होता है तो उसका कारण होता है, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कोई भी डायबिटीज हो, हर एक चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तो सेम चीज है, संक्षारण का भी कुछ ना कुछ शर्त है, कुछ ना कुछ कारण है। क्या कारण है? कि संक्षारण तभी होगा जब वह वायु के कांटेक्ट में आएगा और उसमें नमी जाएगा। नमी का मतलब क्या होता है? आर्द्र, यानी कि पानी का मात्रा, और वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन और पानी रहेगा तभी संक्षारण होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यदि लोहा आप किन के लिए आते हैं और पेंट उंट कर दीजिएगा या घर के अंदर रखिएगा तो लोहा में जंग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे लोहा ले आएंगे, पानी पड़ेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वो क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, ठीक है। और वही देखते ना, जहाँ पे लोहा का निर्माण होता है वो एकदम अपने अंदर रखता है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर रखेगा, तो वहाँ पे लोहा में कोई जंग नहीं लगता। लेकिन आप घर ले आएंगे तो तुरंत जंग लग जाता है, क्योंकि आप क्या करते हैं? उसको बाहर छोड़ देते हैं, पानी पड़ेगा, जंग लगबे करेगा। अब गौर करिएगा, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या पॉइंट कहता है समझिए। सबसे पहले क्या है कि लोहा में जंग लगता है, ठीक है, लोहा में तो जंग लगबे करता है, सब जानता है, लेकिन कलर चेंज होता है। कलर आपको याद रखना, जब भी लोहा में जंग लगेगा तो कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। कैसा हो जाएगा मेरे भाई? लाल भूरा बन जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। लाल भूरा, लाल काला नहीं, लाल भूरा, ठीक है। इसके बाद देखिए सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी। जब भी चांदी जो होता है ना, चांदी भी क्या करेगा मेरे भाई? वो काला हो जाएगा। चांदी में भी संक्षारण होगा तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चांदी जो होता है ना, हमारे वायुमंडल में सल्फर पाया जाता है, जैसे वो सल्फर के साथ कांटेक्ट करेगा तो बना लेगा आपका सल्फर, सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेगा? सिल्वर सल्फाइड। इसी कारण क्या होता है, यहाँ भी क्या हो जाता है? इसमें भी संक्षारण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तांबा। तांबा भी क्या होता है? तांबा का ऐसे कैसा कलर होता है? तांबा का ऐसे भूरा कलर होता है। कैसा होता है? भूरा, यानी कि ब्राउन कलर होता है। लेकिन जैसे ही इसमें संक्षारण लगेगा ये कैसा हो जाएगा? हरा बन जाएगा। यानी कि तांबा का कलर भूरा होता है, संक्षारण होगा तो ये कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, और जैसे रिएक्ट करेगा क्या हो जाएगा? यह भूरा से हरा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अपने इस लास्ट टॉपिक को, क्या कहता है। सबसे पहला है संक्षारण, देख लिए। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा निकलता है, पूछता भी है, ठीक है। कि संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यशद लेपन करके, यशद लेपन को सिंपल फॉर्म में जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। इससे पहले जो एग्जाम था ना टेक्नीशियन के एलपी में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यशद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसके परत चढ़ाते हैं? जिंक, यानी कि कोई धातु लेंगे, इस पर जिंक का क्या कर देंगे मेरे भाई? पेंटिंग कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? जस्तीकरण हो जाएगा। यदि बाय द वे जस्ता की परत हट भी जाती है ना, तो भी वह धातु खराब नहीं होगा। जस्तीकरण का बहुत इंपैक्ट होता है, लेकिन जस्तीकरण करवाना काफी महंगा पड़ता है, इसलिए कोई इसका उपयोग नहीं करता है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार जो इसका भर भर के उपयोग करती है अपने रेल, देखते हैं ना, कोई भी रेल ब्रिज बनता है तो उसके ऊपर लोहा का परत बनाया जाता है ना, लोहा का ढांचा लगाया जाता है। वो किससे पेंटिंग किया जाता है? जिंक से किया जाता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड या जिंक की परत चढ़ा जाता है, तब ना वो काफी दिनों तक चलता है, ठीक है।
दूसरा आपका एनोडीकरण करके। एनोडीकरण मतलब क्या होगा, एल्युमिनियम की परत चढ़ा करके, तो मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है, एल्युमिनियम की परत को चढ़ा देते हैं एनोडीकरण में। तीसरा आपका क्रोमियम लेपन करके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। ये सब काफी कॉस्टली आता है। सबसे अच्छा जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वह है पेंट करके। किसका उपयोग करके, पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, या ग्रीज लगा करके। ग्रीज लगा करके भी आप जो है ना संक्षारण से बच सकते हैं। अगला आपका मिश्र धातु बना करके। अब मिश्र धातु क्या होता है मेरे भाई, जानते हैं ना, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देते थे, क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक धातु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। तो वही बताया गया मिश्र धातु क्या है, कि दो से अधिक धातु को मिला करके बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे गौर करिए, कांसा, कांसा का नाम सुने होंगे, ठीक है। कांसा काफी इंपॉर्टेंट है, यह एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। किसका, कॉपर और टिन का। अब देखिए, का से कॉपर और सा से टीन, देखिए एस एन आ रहा है ना, एस एन मतलब सा मतलब एस एन, ठीक है। कॉपर और टिन के मिक्सचर को क्या कहते हैं हम लोग, कांसा कहते हैं। उसी प्रकार टांका, कांसा के बाद क्या आएगा, टांका। टांका या हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में सोल्डर कहते हैं, ठीक है। सोल्डर जो होता है ना, एस एन प्लस पीबी से मिलकर बनता है। किसका, एस एन प्लस पीबी से, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टांका एस एन प्लस पीबी से मिलकर बनता है, ठीक है। अब गौर करिएगा, यहाँ पे एक है आपका स्टेनलेस इस्पात, ठीक है, इसको हम लोग स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। ये किसका मिक्सचर है, तो फेरस का है, क्रोमियम का है, निकेल का है, और कार्बन बहुत ही कम मात्रा में आता है, 0.05%, बहुत ही कम मात्रा, ताकि वो कठोर बन पाए, ठीक है, संक्षारण नहीं लगे, इसके कारण मिलाते हैं। यानी कि फेरस, क्रोमियम, निकेल और कार्बन के मिक्सचर क्या होता है, स्टेनलेस इस्पात होता है या स्टेनलेस स्टील होता है। आपको फेरस, क्रोमियम, निकेल आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी कठोर होता है, टिकाऊ होता है, आसानी से खराब नहीं होता, ठीक है, इसलिए। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सोना। रियल सोना कितना कैरेट का होता है, रियल सोना जो होता है ना मेरे भाई, वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो काफी मुलायम होता है, ठीक है। एकदम उसको लीजिएगा एकदम, मतलब एकदम बहुत उसका गलनांक कम होता है, तुरंत क्या होगा, एकदम मुलायम रहेगा, ठीक है, एकदम चिपचिपा की तरह रहता है। इसी कारण से ऐसा तो यूज नहीं कर सकते हैं, उसको कठोर बनाना पड़ेगा। इसी कारण से उसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं, ताकि सोना क्या बन पाए, कठोर बन पाए। इसी कारण से जो मार्केट में सोना मिलता है ना, वो 22 कैरेट का होता है। 2 कैरेट जो होगा ना, इसमें चांदी या तांबा मिला जाता है, ताकि वो क्या बन पाए, कठोर बन पाए, और तभी जो है उसका उपयोग लोग आभूषण के तौर पर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये सोना है, तो इसमें क्या होता है, ये चांदी या तांबा मिलाते हैं, तो ये क्या बन पाता है, कठोर बन पाता है। तो रियल समझ गए ना, रियल सोना कितना कैरेट का होगा, 24 कैरेट का होगा। और सोना को हम लोग कैरेट में नापते हैं, किस में नापते हैं, कैरेट में, याद रखिएगा, ठीक है। और मार्केट में जो सोना मिलता है वो आपका होता है 22 कैरेट का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका पीतल। पीतल जो है यह कॉपर और जिंक का क्या है, मिक्सचर है, यानी कि इसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का। तो ये था मेरे भाई धातु एवं अधातु का सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से, जितना हो सके एनसीईआरटी का रिवीजन करिए। एक बार इसको बढ़िया से वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जाइए और एनसीईआरटी को पूरा ताबड़तोड़ रिवीजन करिए, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पॉइंट बता दिया। अपने पास हाईलाइटर रखिए, उस हाईलाइटर से सब पॉइंट को हाईलाइट करिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड में सेट रहेगा कि मुझे ये टिक आउट करना, पहले आप प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसा काम किया था, और जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सब बता रहा हूँ। साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे कि जितना PYQ क्वेश्चन आया टेक्नीशियन में, ELP में, ठीक है, उन सब का मैं PYQ का एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उन सब का PYQ का सीरीज लेके आएंगे। इससे क्या होगा, आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, ऊपर से क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आप किस लेवल में हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के समरूप क्या करेगा, TCS इस बार भी क्वेश्चन सेट करेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है ना, सिलेबस क्या आपका NCERT है, तो वैसे क्वेश्चन सेट करेगा इसके लिए, ठीक है मेरे भाई। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऐसे आपका साइंस का सेशन लगातार चलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।